दो करोड़ रोजगार मिल गया, किसानों को सही दाम मिल गया, ये सारी चीज़ें बोल बोल करके महंगाई कम हो गई, पेट्रोल डीजल की रफ्तार देख लीजिए। तो जो वो बोले वो तो कभी किए नहीं, जो नहीं बोले हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा है। 5 लाख 10 लाख युवा साथी 100 रुपये के लिए नौकरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो रोजगार नहीं दे रही है। बहुत सारे लोग हैं जो 100 रुपये कमाते हैं और उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। कर्नाटक में जो कांग्रेस को एक जबरदस्त जीत मिली है, उसको लेकर पूरे देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उल्लास का माहौल है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जगह जगह जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी ओर से भी जो मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि यह जीत जो है आगामी लोकसभा चुनाव से पहले की आगाज है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की जो प्रदर्शन पूरे देश में मिल सकती है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर कांग्रेस किस तरह से बिहार में भी अपनी तैयारियां लेकर चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी हैं। चंदन जी, जिस तरह से कांग्रेस को कर्नाटक में एक बहुत बड़ी जीत मिली है जिसका कि बेसब्री से इंतजार था, इसका कितना असर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? पूरे देश को बेसब्री से इंतज़ार था कि जिस तरह से देश की संस्कृति, भाईचारा, देश का तान बान शान पहचान, मान सम्मान, संविधान, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और उसकी सरकार से, इन तमाम भारत की एकता, अनेकता, अखंडता सब पर जो प्रहार हो रहा था, ये पूरा देश इससे ग्रसित था। आज कर्नाटक की जनता ने, वहाँ के जनता जनार्दन ने दिखा दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, भाईचारे को बचाने के लिए आज कर्नाटका की जनता खड़ी हुई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की हार हुई है और भारत जोड़ो यात्रा की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, भाईचारे की जीत हुई है। मोहब्बत की दुकानें कर्नाटक में बहुत तेज़ी से खुल रही है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकानें बहुत तेज़ी से खुलती नज़र आएगी आपको। और इस जीत के लिए सबसे पहले मैं कर्नाटका की जनता को, वहाँ के जनता जनार्दन को, हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे कर्नाटक के सभी शीर्ष नेताओं को और हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, इन तमाम ने जिस तरह से और नेताओं कार्यकर्ताओं का जो एक संबंध था और हमारा जो घोषणा पत्र था, मुझे लगता है और इस कर्नाटक की जनता ने, जहाँ पर आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के समाप्त के बाद सबसे पहला चुनाव जो हुआ है वो कर्नाटक में हुआ है और लगभग 21 सीटों पर जो यात्रा गई, हम उसमें से लगभग 17 से 18 सीटों पर जीते हैं। तो इस बात का है कि हिंदुस्तान की ज़मीन, हिंदुस्तान की जमहूरियत, नफ़रत के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। देश संविधान से चलेगा, देश भाईचारे से चलेगा। ये कर्नाटक की जनता ने पूरे देश को ये संदेश दिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके विचारधारा को ये पूरा संदेश दिया है। चंदन जी, ये जो आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ, ये जो कर्नाटक की जीत मिली है उसको लेकर सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर किसे मानते हैं? राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया, उनका जो मेहनत रहा कर्नाटक में, उनकी मेहनत का प्रतीक मानते हैं, या राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा? दोनों में से कौन महत्वपूर्ण ज़्यादा है? देखिए, कर्नाटक की जनता जनार्दन ने जो इतना मोहब्बत और प्यार कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे के दिया है, उसमें मुख्य कारण 4-5 होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी जीत, इतने बड़ा आशीर्वाद के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले, बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा जो एक सामूहिक केंद्रीय नेतृत्व है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, जो वहाँ कर्नाटका के धरती पुत्र हैं। उन्होंने जो जिस तरह से मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने उस 80 साल की उम्र में जिस तरह से ताजगी के साथ और जिस मजबूती के साथ उन्होंने जा कर के हर एक विधानसभा में पूरी कर्नाटका को में जाके प्रचार प्रसार किया, तो वो एक बहुत ही प्रभावी रहा। और हमारे राहुल जी, जैसा कि मैंने कहा कि 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा जो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश दिया,
भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की राजनीति से जो जनता की, इस देश की जनता जो परेशान थी, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, एक मॉडल दिखाया कि इस तरह से भी राजनीति की जा सकती है, इस तरह से लोग रहना चाहते हैं। तो आप भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी का जो सामाजिक न्याय को लेकर के जो एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने कर्नाटका के सरजमीन पर किया था, जिस पे सभी वर्ग के लोगों का, सभी का मान सम्मान, न्याय और भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित करने की बात जो उन्होंने की थी, और जिस तरह से राहुल जी ने तमाम वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व है हमारे, उन लोगों को साथ लेकर के, और अंत में हमारे जो कार्यकर्ता हैं लगातार निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इस, मुझे लगता है, जीत में, और जो हमने 5 गारंटी दी थी जनता को कि हम उनके विकास के लिए क्या करेंगे, खास करके आम जनता के लिए और आम परिवार के लिए, वहाँ के लोगों के लिए हमने जो 5 गारंटी लेकर के आए थे। और मोदी और शाह की तानाशाह प्रवृत्ति से किस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, किस तरह से जो नेता विरोधी दल के, विरोधी विचारधारा के हैं, उनके भारतीय जनता पार्टी के चाहे नेता हो या दल हो, सभी नेताओं की आवाज़ को बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को कम करने के लिए, संसद में नहीं बोलने देना, संसद से बाहर करना, ये तमाम देश की जनता देख रही थी। और कर्नाटक की जनता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिना मुद्दाहीन चुनाव लड़ने का प्रयास किया, सिर्फ धर्म के बंटवारे की बात उन्होंने करके राजनीति करने की बात की, और जय बजरंगबली उन्होंने दिखा दी कि यहाँ पर कर्नाटक की धरती पर भ्रष्टाचार और नफरत की नली को जो उन्होंने बंद किया, और जिस तरह से कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस पार्टी के विचारों में, कांग्रेस पार्टी की मेहनत, कांग्रेस पार्टी का संघर्ष, राहुल गांधी जी का त्याग तपस्या, और जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के लिए और देश को बचाने के लिए जिस तरह से वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तमाम, और जिस तरह से हमारे वहाँ के दोनों पीसीसी प्रेसिडेंट और हमारे जो सीएलपी थे सिद्धारमैया साहब, डीके सुकुमार साहब और तमाम उनकी टीम के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेहनत की, तो ये उसका पूरा नतीजा है, पूरा सार है कि आज हमें कर्नाटक में एक बहुत ही बड़े मार्जिन की जो विक्ट्री हुई है, बड़ी जीत जो हुई है, इसका श्रेय इसमें हम लोग सब लोग शामिल हैं, और ऐसे लोग भी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से, जिस तरह से वो लोकतंत्र की धज्जियाँ, लोकतंत्र के जो चारों स्तंभ हैं का मिसयूज़ कर रही है, सीबीआई, ईडी, जुडिशरी, तमाम, और कुछ हमारे गोदी मीडिया के साथी भी जिस तरह से इसमें शामिल हो जाते हैं षड्यंत्र में, तो ये आप देख लीजिए कि ये पूरा जो एक संघर्ष था, और कर्नाटका में जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, जिस तरह से संघर्ष किया गया, और जिस सादगी और जिस विश्वास के साथ हमने उन मुद्दों पर लड़े, और हम भारतीय जनता पार्टी को हर सवाल का जवाब हम उनको बहुत लोकतांत्रिक तरीके से दिया। वो बहुत प्रयास किए, कोशिश किए कि धर्म और जाति के नाम पर बंटवारा करके और भावनात्मक मुद्दे ला करके हम जनता को आपस में बांट करके हम चुनाव जीतने का जो उनका एक प्रयास रहता है, हमने बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से, सादगी से और संघर्ष करके हमने उसको ध्वस्त किया। और कर्नाटक में भाईचारे की राजनीति और विकास की राजनीति का जो हमने आमा पहनाया, और कर्नाटक ने हमारे घोषणा पत्र को, हमारी 5 गारंटी को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को, हमारा नेतृत्व को हमें आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है इन तमाम कारणों के तमाम कारण हैं जिससे हमको ये बड़ी जीत मिली है। आपने गोदी मीडिया का जिक्र किया। वर्तमान में कई ऐसे गोदी मीडिया है जो अभी चला रही है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने रबड़ी, आपके जो घोषणा पत्र है उसको रेवड़ी का नाम दिया जा रहा है, रेवड़ी बांटकर इस तरह से जनता को लुभाकर ये जीत के करीब पहुंची है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये रबड़ी, क्या ये रबड़ी का बांटने का नतीजा है? देखिए, जब कर्नाटक की जीत पे राहुल गांधी जी क्या बोले, राहुल गांधी जी ने उन्होंने अपना क्रेडिट नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा इस जीत के जो सूत्रधार हैं उन्होंने कर्नाटक की जनता को दिया, वहाँ के कार्यकर्ता और नेताओं को दिया। उन्होंने और कहा ये लड़ाई कर्नाटक की गरीब और आम जनता और कुछ पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई है, क्रोनी कैपिटलिज्म की लड़ाई है और गरीबों की लड़ाई है, उन्होंने कहा, और मध्य वर्ग की लड़ाई है, जिसपे शक्ति है वो गरीब लोगों की शक्ति थी और ताकत उन पूंजीपतियों की थी। इसमें शक्ति जीता और वो ताकत जो पूंजीवादी व्यवस्था है और शक्ति है
जिसको क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, उसकी हार हुई है। इसी का एक जो मुझे लगता है कि राहुल जी ने इसी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कर्नाटक की आम जनता ने हमारे उन गारंटी को, रेवड़ी का उन कामों का जो आम जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, उनके विकास से जुड़ा हुआ है, कि उनके हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में ये हक है कि उनको एक क्वालिटी लाइफ जीने का अधिकार है, कि उनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवा हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा रोजगार की थोड़ी गारंटी हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़े तो उनकी गारंटी, उनके हाथ में कुछ आर्थिक उनकी सशक्तिकरण हो। इन तमाम योजना को लेकर के जो 5 गारंटी थी, हमने उन तमाम तबकों का ख्याल रखा, जिसमें एक बहुत ही बहुलता आवाम है, महिला और वहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए। तो ये जो मुझे लगता है, इसको भारतीय जनता पार्टी की एक सोच दर्शाता है कि वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के सरोकार की बात करती है। मतलब उनका अगर लोन माफ़ करें तो वो रेवड़ी नहीं है। अगर हम गरीब जनता के पॉकेट में पैसा दे रहे हैं, हम गरीब जनता के उनके पसीनों की कमाई दे रहे हैं और गरीब जनता के लिए हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनको रेवड़ी बोल देते हैं। ये वही दर्शाता है कि ये कितना आम आदमी विरोधी ये मोदी सरकार है, कितना गरीब विरोधी ये मोदी सरकार है, कितना महिला विरोधी ये मोदी सरकार है, कितना समाज के वंचित वर्गों के खिलाफ की ये सरकार है। ये उनकी मानसिकता दिखाता है। लोकतंत्र में सभी वर्गों के लिए सरकारें होती है, सभी वर्गों के लिए किया जाता है। कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ़ करती है तो पूंजीपतियों का भी कहीं ना कहीं टैक्स में और अन्य चीज़ों में उनको भी थोड़ा मदद करती है। हम तो सभी वर्गों और सभी व्यापार सभी के लिए करते हैं। ये सरकार सिर्फ आप देखिएगा, इनकी नीति और नीयत सिर्फ रही है 90% केसेस में कि वो आपको उन क्रोनिक कैपिटलिस्ट के साथ खड़े मिलेंगे, उन कुछ पूंजीपति, अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के विकास के लिए, उनके स्वार्थ के लिए आपको देखेंगे उनका नीति निर्धारण और उनकी नीयत रहती है। और हमारी सरकार की और हमारी नेताओं की जो नीति रहती है कि हाँ, हमारा सबसे पहला कर्तव्य है देश के सबसे कमज़ोर वर्ग और कमज़ोर व्यक्ति के लिए हम खड़ा हों, उनकी देख रेख करना। लोकतंत्र में एक जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारा स्पिरिट है संविधान का, जवाहरलाल नेहरू जी का, सरदार पटेल जी का, सुभाष चंद्र बोस का, बाबा साहब का, मौलाना आज़ाद साहब का, इन्होंने जो संविधान बनाए हैं उसका जो स्पिरिट है, सोल है कि हम देश के सबसे जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर हमारे चाहे किसी भी तरह की वो किसी तरह से वो कमज़ोर हैं, उनके साथ हमारी प्राथमिकता उनके विकास की सबसे पहली है। और साथ साथ अन्य जो हमारा जो लोग हैं उनके लिए भी, चाहे व्यापारी हो, युवा हो और भी किसी सरकारी कर्मचारी हो, सभी लोगों के विकास हेतु हम समय समय पर निर्णय लेते हैं और सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। तो ये हमने हमारे आप नीति निर्धारण में देखेंगे, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ आप देखेंगे। छत्तीसगढ़ चले जाइए, राजस्थान में अभी हमने 25 लाख स्वास्थ्य की गारंटी, यानी राइट टू हेल्थ की उन सुविधा के तहत हम 25 लाख रुपए तक का उनका इलाज कराना फ्री होगा गरीबों के लिए। वही चीज़ आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, किसानों के लिए अपने उसके अनाजों के लिए सही दाम मिल रहा है। हर एक बच्चे के लिए आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, वो भी सरकारी स्कूल में। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो देश के आम लोग हैं उन तक सरकार की योजना, और उन तक योजना इस तरह की हो जिससे वो सशक्त हो, वो गरीब आदमी भी अपने आत्मसम्मान और एक क्वालिटी लाइफ जी पाए। इसको हम बहाल करने के लिए हमारा नीति निर्धारण हर समय से आप देखेंगे करते हैं। और कांग्रेस समय समय पर आप देखेंगे कि एक प्रगतिशील विचारधारा होने के नाते हम समय समय पर हर एक वर्ग का उत्थान के लिए करते हैं। और हम इसमें क्रांतिकारी नियम भी बनाते हैं, कानून भी बनाते हैं। तो हम आप देखेंगे कि पूरी तरीके से 10 साल का जो यूपीए का शासनकाल था, हमने शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ज़मीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार, और घर का अधिकार, भोजन का अधिकार, हम इन तमाम अधिकारों के हिसाब से, जिसमें 80% जो देश की जनता है वो इससे लाभान्वित हुए थे। और मोदी सरकार की नीयत रहती है कि 5% लोग जो पूंजीपति हैं उनको किस तरह से मदद करके, किस तरह से
अपना जो गोदी मीडिया है जो एक क्रिएट करके किस तरह से संस्थाओं का मिसयूज़ करके उन सरकार के खिलाफ़ कोई आवाज़ ना उठाए, तो उस तरह का पूरा एक माहौल पैदा करना चाहते हैं जिसके खिलाफ हमें लगता है कि कर्नाटका की जनता ने वोट किया। भारत जोड़ो यात्रा का जो लक्ष्य है, पूरे भारत के सभी राज्यों को जोड़ने की जो नीति बनाई गई है कांग्रेस की ओर से, उसमें अगला पड़ाव के रूप में किस राज्य को आप देखते हैं? कि देखिए, देश में दो तरह की विचारधारा हैं पूरे नेशनल लेवल पर। एक है बीजेपी आरएसएस का, एक है कांग्रेस पार्टी का। ये दो एक विपरीत विचारधारा है। हम देश को जोड़ते हैं, वो देश को तोड़ते हैं। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, खान पान, रहन सहन, बोली चाली, संस्कृति, सभ्यता, देश में मतलब अनेकता में एकता है। इस विचारधारा के खिलाफ एक मॉडल राहुल जी ने पेश किया कि इस देश की जो आम जनता है वो मोहब्बत से रहना चाहती है, वो भाईचारे के साथ रहना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस तहजीब को, इस गंगा जमुना तहजीब को तोड़ना चाहती है। देश को धर्म और जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बंटवारा करना चाहती है, खान पान के नाम पर बंटवारा करना चाहती है, पहनावे के नाम पर बंटवारा करना चाहती है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम देश को जो भी बात करेंगे, जो भी हमारी नीति होगी, जो भी हमारे नियम होंगे या योजनाएं होंगी, इस तरह के योजनाएं और कानून होंगे जो देश को जोड़ेगा। देश में जान रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस है लोगों में, लेकिन उस डिफरेंसेस को हम कितना कम कर पाएंगे, कितनी उनकी बीचों की दूरियों को कम कर पाएंगे, वो हमारा एक प्रयास रहता है। चुनाव के दृष्टिकोण से आपका अगला लक्ष्य कौन सा राज्य होगा? अगला चुनाव हमारे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 3 स्टेट है। और मुझे लगता है तेलंगाना का चुनाव 2-3 महीने बाद का होगा, तो वो भी हो सकता है एक साथ हो जाए। तो 3 स्टेट का चुनाव तो आने वाला है नवंबर में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान में और मध्य प्रदेश तीनों जगह जो अभी तक फीडबैक आ रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है, जो 4,500 किलोमीटर की जो एक जनता की यात्रा थी, जननायक राहुल जी की यात्रा थी, उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप नफ़रत से कैसे लड़ सकते हैं, नफ़रत को कैसे आप ध्वस्त कर सकते हैं, नफ़रत को कैसे समाज के में जो नफ़रत का एक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है उसको कैसे हटा सकते हैं। तो वो जनता मुझे लगता है कि उसको पसंद कर रही है, कर्नाटक में की है, और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। पूरे देश में मुझे लगता है आज बहुत लोग को ये सुकून है जो इस हिंदुस्तान की ताकत और हिंदुस्तान की तहजीब, हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान का इतिहास, संस्कृति में जिनको विश्वास है, जिनको आस्था है, आज वो एक ज़रूर उनको एक फील गुड हो रहा होगा, उनको अच्छा लग रहा होगा कि एक देश जो एक कहीं ना कहीं लोग ना उम्मीद हो रहे थे कि कहीं यह देश में जिस तरह की राजनीति की जा रही थी, जिस तरह से मतलब बीजेपी जिस तरह से इस देश को कहीं दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो लोगों में एक निराशा थी, लोगों में एक बहुत ही भय का स्थिति था। तो मुझे लगता है कि जो राहुल जी ने एक नारा हर समय कहते हैं, डरो मत, लड़ना है। इस हमारे देश में एक बहुत ही एक बड़ी शक्ति है। वो शक्ति क्या है? हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, हमारी भाईचारा, हमारा धर्मनिरपेक्षता, हमारा सामाजिक न्याय, हमारा डाइवर्सिटी, हमारा फेडरलिज्म, ये तमाम चीज़ें जो देश को इतने विभिन्नताओं के कारण भी बांध के रखता है, कुछ तो है इसमें ना। वही चीज़ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इन तमाम चीज़ों को देश की जनता के सामने पेश किया। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जो त्रस्त था, जो धर्म की राजनीति को बार बार ला करके, वो भावनात्मक मुद्दे ला करके जो विकास के मुद्दे थे, कि ताकि हम रोज़गार पर बात ना करें, हम महंगाई पे बात ना करें, हम 40% भ्रष्टाचार की बात ना करें, हम उनके नफ़रत की राजनीति पे बात ना करें। तो इस तरह से जो वो उन्होंने एक माहौल तैयार किया था ना, कि विकास के जो असली मुद्दे थे, रोटी कपड़ा मकान, रोज़गार, सड़क, बिजली, पानी, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई लिखाई, इन सब मुद्दे पर हमारी बातें ना हो, इसके लिए वो जब अपने फेलियर्स को
गिनाती थी हमारी सरकार, या युवा रोजगार मांग रहे हैं, किसान अपने अनाज का दाम मांग रहे हैं, व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी से परेशान हैं, कुछ बहुत सारे गरीब लोग अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए परेशान हैं, अच्छी शिक्षा चाहिए उन्हें, छोटे व्यापारी जिस तरह से जीएसटी से परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े जो इनका एक वित्त पॉलिसी है, जो फाइनेंस पॉलिसी है, किस तरह से उनका पूरा केंद्रीकरण हो रहा था कि बड़े बड़े छोटे छोटे उद्योग जिस तरह से ध्वस्त किए जा रहे थे, क्योंकि सरकार की नीति इस तरह से है फाइनेंस की कि ताकि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में सारा रिसोर्स और पैसा चला जा रहा है, जिससे देश में जो छोटे छोटे रोजगार थे, एमएसएमई था जो वो पूरी तरह से उनका जो ढांचा ध्वस्त हो रहा था, उससे रोजगार में कमी आ रही थी, लोग पलायन हो रहे थे जगह जगह चीज़ों पर। तो ये व्यवस्था हिंदुस्तान में कभी मजबूती को नहीं लेके जा रहा था। हाँ, कुछ नेता और विभाजित करने वाली विचारधारा कुछ समय के लिए मजबूत हो सकती है उस मॉडल से, लेकिन इस देश में वो ताकत है कि इस देश उस नींव पर बनी ही नहीं है। ये देश की नींव है, 4 स्तंभ है, तो लोकतंत्र है, सामाजिक न्याय है, आपका फेडरलिज्म है और डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी है। इन तमाम 4 जो पिलर्स हैं उस पे बने, इन चारों पे अगर आप अटैक करेंगे तो देश टिकेगा ही नहीं। ये मूलतः देश की जो आज़ादी के समय हमारे दादा परदादाओं ने जिस सपने के भारत के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, वो मूल्य जो हैं, वो जो सपने थे, उस पर जो आधारित ये हिंदुस्तान टिका था, उस पर भारतीय जनता पार्टी उस पिलर्स पे उसको अटैक कर रही थी, जो मुझे लगता है कि इसका जवाब कर्नाटक की जनता ने दिया। कर्नाटक में आपने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके बाद अब जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है, अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस में टूट है, पायलट जी में और गहलोत जी के बीच में जो एक अखाड़ा जैसा स्थिति पैदा हो गया है, कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस में 2 गुटों में कहीं ना कहीं जंग सी स्थिति छिड़ी हुई है। उन सब से निपटते हुए किस तरह से 2024 के मुकाम में कांग्रेस फतेह हासिल करेगी बीजेपी के खिलाफ? देखिए, यही बात चुनाव होने से पहले कर्नाटक में बोली जाती थी कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच की लड़ाई को लोग मान रहे थे। देखिए, हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सिर्फ देश में लोकतंत्र नहीं, हम अपने पार्टी के अंदर भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका हवाला देते हैं कि हमारे नेताओं में मनभेद नहीं है, कुछ विषय पर अलग अलग राय हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब हमारे 2 कलीग में अलग अलग राय है तो हम दोनों एक नहीं है। हो सकता है किसी इशू को देखने का नज़रिया, किसी इशू को किस तरह से काम करने का नज़रिया, उसमें एक डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन जब पार्टी डिसीज़न ले लेती है तो किस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार जी एक साथ लड़े, एक साथ दिखाई दिए पूरी तरीके से सब लोग, तो ये तो वही चीज़ राजस्थान में है। ये भारतीय जनता पार्टी के तरह अटेंशन वाली स्थिति नहीं है कि आप अपने नेता के सामने बोल नहीं सकते हैं। एक बार एक आदमी ने बोल दिया, फरमान जारी हो गया तो बस वही चलेगा। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही, जब से हम लोगों का कांग्रेस पार्टी बनी है, तब से आप देखेंगे कि नेताओं के बीच किसी किसी मुद्दे पर नेताओं की अलग अलग राय रहती है और लोग बोलते हैं। आप उसको बोलने का विरोध मत समझिए, ताकि क्योंकि वही तो हिंदुस्तान में है ना कि सब लोगों की एक राय हो जाएगी तो मुश्किल। लेकिन एक बात सही है कि जब पार्टी में राय बन जाती है, जब पार्टी में एक आगे चलने की स्थिति आगे बन जाती है, तो सब लोग मिलकर एक साथ लड़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप उसको उस तरह से ही देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मतभेद होना प्राकृतिक है, मनभेद नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जीत को 2024 के जीत के लिए सब लोग इकट्ठे रहेंगे, 2024 के लिए सब लोग एकजुट होकर। लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने की नहीं है ना, लड़ाई एक बड़े लेवल पे भी है ना कि देश को बचाना है ना, उन मूल्यों को बचाना है जिस पर हमारा देश टिका है, उन मूल्यों को बचाना है जिससे हमारा देश जाना जाता है। तो लड़ाई तो एक सत्ता से ऊपर की भी लड़ाई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग मिल कर के एक कहीं ना कहीं, राहुल जी भी बार बार यही कहते हैं कि लड़ाई है संविधान बचाने की, देश को बचाने का, तो वो भी एक हिस्सा है जिससे हम लोग सब जुड़े हुए हैं। उसमें कहीं किसी को समस्या नहीं है। ये हो सकती है कि थोड़ा बहुत निजी जो हमारे अपने पर्सनल एम्बिशंस होंगे ना, उस पर थोड़ा मतभेद होता है, वो लाजमी है, वो प्राकृतिक है, वो बहुत ही
और वो लोकतांत्रिक भी है, लोग बोलेंगे, एस्पिरेशन है, उसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कोई अननेचुरल है। लेकिन हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व उन तमाम ताकतों को, उन तमाम जो हमारे थोड़ा बहुत आपस के मतभेद हैं मतलब है, उनको सुलझा करके मुझे लगता है कि जैसे कर्नाटक में आप देखें रिज़ल्ट क्या हुआ, आज से 6 महीने पहले यही सब रोज़ दिन अखबार में आते थे, ये हो गया ये हो गया। अभी देखिए सब है, आप अभी लोग कहने लगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, बहुत ही आसानी से लोकतांत्रिक तरीके से आपको पार्टी मुख्यमंत्री भी तय करेगी। तो ये एक प्राकृतिक चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के उन सवालों का जो समाज में वो खड़ा करती है गोदी मीडिया द्वारा, उसको हम कैसे जवाब दें, उसका किस तरह से हम उसको टैकल करें या उसको काउंटर करें। ये जो रास्ता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से करके दिखाया ना, वो एक आपको एक रास्ता मिला, एक कहानी मिली कि वो कहानी कांग्रेस पार्टी की क्या है कि भैया नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत से, हम नफ़रत को मोहब्बत से जीतेंगे, है ना। तो वो जो एक रास्ता राहुल जी ने दिखाया कि हम एक विचारधारा से लड़ेंगे और हम एक विकास के लिए लड़ेंगे, तो वो आप देखेंगे कि इसलिए तो 5 गारंटी और मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्होंने बात की। देखे होंगे कि जिस तरह से कर्नाटक में जो जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, डिलीवरी बॉय जिसको गिग वर्कर्स कहते हैं, जो बहुत सारे ना, कोई नहीं सोचता था, इतना 5 लाख 10 लाख युवा साथी 100-100 रुपये के लिए नौकरी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो रोज़गार नहीं दे रही है। अब उसको लेकर के हमारी सरकार, राजस्थान की सरकार ने उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो हम तो जैसे जैसे हमारे पास चुनौतियां आती हैं ना, तो हम उन तमाम वर्गों के लिए कुछ सोचने लगते हैं। तो वो बैठे, जाने, समझे। और ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के तरह में एक हमारे ज्ञानी बाबा हैं जिनके पास सभी चीज़ जानकारी है और उनके पास समाधान भी है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ समस्या को समझा जाता है और समस्या के बारे में किससे समझेंगे। मेरी समस्या अगर है तो आप हमसे पहले पूछेंगे ना, आप मेरी समस्या को आप पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो राहुल जी को आप देखे होंगे किस तरह से बस पे चढ़ के जा कर के आम आदमी से बात करना, उन तमाम जो हमारे डिलीवरी गिग वर्कर्स थे जो 5 लाख के करीब, बहुत ज़्यादा, हर एक बिहार में भी बहुत सारे लोग हैं जो 100-100 रुपया कमाते हैं और उनके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। तो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी क्या क्या समस्या है, उनसे बैठ कर के उनके हितों की बात कही। तो इस तरह से हम तमाम जैसे जैसे जिन जिन लोगों को परेशानियां होती है, जहाँ जहाँ परेशानी होती है वहाँ हमारे नेता जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या परेशानी है, उनके दर्द को शेयर करते हैं। तो ये जो एक तरीका है काम करने का, वो मुझे लगता है राहुल जी ने दिखाया और देश की जनता ने और कर्नाटक की जनता ने वो मुझे लगता है एक्सेप्ट किया। और ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी बाबा बन गए हैं और सारी शक्ति हमारे अंदर है, मुझे सबका ज्ञान है, मैं सब चीज़ कर सकता हूँ, और फिर आप देखिए बाद में वो कुछ कर नहीं पाते हैं और 2 करोड़ रोज़गार मिल गया, किसानों को सही दाम मिल गया, ये सारी चीज़ें बोल बोल करके महंगाई कम हो गई, पेट्रोल डीजल की रफ्तार देख लीजिए। तो जो वो बोले वो तो कभी किए नहीं, जो नहीं बोले हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, यहाँ क्या हो रहा है, खाली बजरंग दल का विकास, जनता ने वहाँ बजरंग बली को मान लिया। तो ये चीज़ें जो है ना, आपको फ़र्क पड़ना पड़ेगा। हम लोग की जो राजनीति करने की जो ट्रेनिंग है कि राजनीति क्यों करना है, सिर्फ एमएलए, एमपी, मंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ यही बनने के लिए करना है, या समाज का सेवा का भाव भी उसमें बहुत जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों के अंदर वो ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे नेता भी वैसे करते हैं और हमारा जो नेतृत्व जो है वो इसी तरह नेतृत्व को आगे भी बढ़ाता है कि थोड़ा सेवा भाव रहे, थोड़ा गरीबों के लिए ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा, महिलाओं के लिए आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो समाज में सबसे आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या किसी क्षेत्रीय रूप से हो, वो अगर रहे तो उनके प्रति हमको मान सम्मान, आदर, उनके लिए त्याग करना होगा। तो ये जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, ये विचारधारा है, हमारे नेता ये 1885 से चला आ रहा है ना, बहुत बड़ी परंपरा है, ये इसको और गहरा होता जा रहा है। उसी को राहुल जी ने हम लोगों को करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव
चंदन यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कर्नाटक की जो ऐतिहासिक जीत है उसके लिए उन्होंने कर्नाटक की आम जनता, वहाँ के जो नेतृत्व है, वहाँ जिस तरह से लगातार मेहनत किए, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा रहा उसका भी कहीं ना कहीं असर है। और उसके अलावा कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर वहाँ की जो जनता ने भरोसा किया, जिसका आज नतीजा कांग्रेस को कर्नाटक में भारी बहुमत के साथ जीत के साथ मिली है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आम जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज़।